मैं संजीव कुमार झा श्योर सक्सेस कोचिंग से बोल रहा हूँ। सुपर टेट की क्लास श्योर सक्सेस में धमाकेदार तरीके से चल रही है। क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या छोड़ना है, और इसीलिए साइंस का ये पहला टेस्ट जो फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट हुई है, क्योंकि केमिस्ट्री में टोटल 8 सेक्शंस हैं, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री एक बैकबोन है और उसी से हमारा सारा ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इंडस्ट्रियल, मेडिसिन, एनालिस्ट, ये सभी के सभी केमिस्ट्री का जो पार्ट है वो चलता है। तो इस रूप में पहला टेस्ट हुआ था भौतिक रसायन का कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन पे, जिस क्वेश्चन को आपके सामने हम रखेंगे। और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आपका हूबहू आएगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि ये ग्राउंड लेवल पे क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को आप बारीकी से समझ लेंगे तो एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन आप आसानी से थोड़ा सा सोचने पे बनेगा। और ये हमारे श्योर सक्सेस की कुछ खास यहाँ पर इस पटल पर प्लेटफॉर्म पर एक प्रॉपर तरीके से तैयार किया गया है, जिसमें कि आपको किस हिसाब से कैसे क्वेश्चन बनाना है उस साइंटिफिक तरीके को श्योर सक्सेस में डेवलप किया जा रहा है। निश्चित रूप से इसमें इंक्वायरी है। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं ये बिल्कुल ये ना सोचें कि अब समय कम है और अब हम क्लास करके क्या फायदा। याद रखिए अभी समय बहुत है, तो आपको 2 महीना लग रहा होगा, लेकिन 2 महीना आपका किस्मत को बदल सकता है और एक वेतनमान शिक्षक के रूप में एक सफलतम रूप से आप उस उचित प्लेटफॉर्म पे पहुंच सकते हैं। इसलिए आइए और इंक्वायरी पर लेकर के इंक्वायरी करके और जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसका फायदा उठाइए। शायद इसमें आपको बहुत हद तक बहुत फायदा करेगा। इस रूप में पहला टेस्ट जो है वो आप लोग क्वेश्चन को देखें और क्वेश्चन को बारीकी से अध्ययन करें। पहला क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है? क्रियाशील तत्व, यहां पे क्रियाशील तत्व की बात हो रही है। क्रियाशील तत्व मतलब ये क्रियाशील एक्टिव एलिमेंट की बात हो रही है। 2 तरह का एलिमेंट होता है, एक एक्टिव एलिमेंट, एक एक्टिव एलिमेंट होता है और एक इनएक्टिव एलिमेंट होता है। तो एक्टिव एलिमेंट जो रासायनिक प्रक्रिया में बहुत तेजी से और स्मार्ट तरीके से भाग लेता है। तो आपको याद रखना है कि पोटेशियम नंबर 1 पायदान पर है और उसके बाद सोडियम है, ठीक है, और उसके बाद आपको मैग्नीशियम का अंश आता है। लेकिन मुख्य रूप से आप इस 2 को जरूर याद रखें, पोटेशियम को और सोडियम को। पोटेशियम नंबर 1 पोजीशन पे है, तो इसका स्थान क्रियाशील तत्व में कौन होगा? पोटेशियम। और याद रखिए पोटेशियम और सोडियम दोनों को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? सेफ्टी के लिए। बहुत मुलायम होता है, लेकिन सोडियम से एक्टिव मामले में नंबर 1 पोजीशन पर ही पोटेशियम होगा। अक्सर स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन की बात करेंगे हम। सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता ये बोला, ये ठीक है। सबसे कम विद्युत ऋणात्मक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन सा है? तो याद रखिए इसमें आप इस चैनल को याद रखिए, F2 इज ग्रेटर देन Cl2 इज ग्रेटर देन Br2 इज ग्रेटर देन I2। यानी सबसे अधिक फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनिगेटिव मामले में नंबर 1 है। और धातु के क्रम में याद रखिएगा, यहां पर आपको ऐसे भी कर सकता था, सबसे कम अधात्विक रूप से विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व कौन है। और अगर अधातु नहीं भी दिया तो आपको केवल इतना भी देगा, तो आपको याद रखना है कि सबसे अधिक में फ्लोरीन होगा और सबसे कम में क्या होगा? आयोडीन होगा। यानी आयोडीन सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को फॉलो करता है, सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व के लिस्ट में आते हैं, और सबसे अधिक में कौन होंगे? फ्लोरीन। तो इस रूप में इसका आंसर क्या होगा? 3 होगा। अब तीसरा क्वेश्चन, एम सेल में अधिकतम
अच्छा, थैंक यू। एम सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो आपको याद रखना है, ये जो है ये के है, के एल एम एन ओ, ये आपका सेल है। क्योंकि न्यूक्लियस के आपको सबसे सेंटर पे नाभिक होते हैं जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और उसके बाद के एल एम एन ओ, ये सारे को क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन का बंटवारा किया जाता है, किस बेसिस पे किया जाता है? 2n² के बेसिस पे किया जाता है। पहला सेल में पहली कक्षा में k होगा, दूसरा l, तीसरा m, चौथा n, पांचवा o, यानी 2 × 1 पे स्क्वायर बराबर क्या होता है? 2। ये k का है। l का क्या हो गया दूसरी कक्षा का? 2 × 2 पर स्क्वायर बराबर 8 हो गया। m का कितना हो गया तीसरी कक्षा का? 2 × 3 पर स्क्वायर इक्वल टू 18। और इसी तरीके से चौथी कक्षा का और पांचवी कक्षा का आता है, तो चौथी का आता है 32 और पांचवी का आता है 50। तो इस प्रकार से एम सेल का पूछ रहा है अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो कितना होगा इसका? 18 सेल है। अब हम तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। डी सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? वहां तो KLM था जो कि सेल था, और उसी का छोटा रूप है जिसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिखने के क्रम में आती है। क्या क्या आता है? SPDF आता है। SPDF इसको बोलते हैं सब सेल बोलते हैं, जिसका इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखने में काम आती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में। लेकिन याद रहे KLM के बाद ही SPDF की पहचान है। S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2, P में 6, D में 10 और F में कितने होते हैं? 14। तो कह रहा है क्या D सेल? एक्चुअली यहां पर D सेल नहीं होगा, D सब सेल होगा। तो मिस्टेक, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया होगा, इसको याद रखिएगा। D सब सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो D में कितनी होगी? 10 होगी। प्रोटॉन की संख्या होती है, ये प्रोटॉन क्या है? परमाणु के 3 कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी 3 भाग में इसको बांटा गया है। 3 भाग में बांटा गया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपको पता है कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस उस कंडीशंस में हम क्या देखते हैं? न्यूक्लियस के केसेस में हम क्या देखते हैं? न्यूक्लियस के केस में क्या देखते हैं? इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, लेकिन इसका जो ऑर्बिट होता है, ये जो इस तरीके से जो चलता है, ये बिल्कुल क्या है? पहला K है, उसके बाद क्या है? L है, फिर M है, फिर N है। इस तरीके से ये कैरेक्टर्स होता है जिसको सेल होता है, जो सेल कहते हैं। और इस सभी में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि चारों ओर न्यूक्लियस का चक्कर लगाते हैं। तो यहां पर कह रहा है क्या? प्रोटॉन की संख्या होती है। तो याद रखिएगा, प्रोटॉन की संख्या जो होती है किसी तत्व की परमाणु संख्या के बराबर होती है, और जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के घूमने से ही प्रोटॉन अपना नाभिक में अस्थायी रूप से मौजूद रहता है। इसलिए इसमें कौन होगा? परमाणु संख्या सही तो है, लेकिन आगे देखेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या ये भी सही है, परमाणु संख्या या इलेक्ट्रॉन संख्या के बराबर, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? सी, परमाणु संख्या या इलेक्ट्रॉन संख्या के बराबर होती है। यानी किसी तत्व की अगर प्रोटॉन की संख्या अगर 10 होती है, तो याद रखिएगा प्रोटॉन की संख्या 10 होगी तो परमाणु संख्या भी 10 होगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 10 होगी। अगला है, रदरफोर्ड ने नाभिकीय सिद्धांत दिया था।
याद रखिएगा, रदरफोर्ड ने बम्बार्डमेंट के थ्रू अल्फा बीटा गामा का भी कंसेप्ट रदरफोर्ड ही 1902 ईस्वी में दिए थे। यहां पर कह रहा है क्या, रदरफोर्ड ने नाभिकीय सिद्धांत दिया था। सिद्धांत की बात हो रही है, तो जब सिद्धांत की बात होगी तो यहां पे क्या होगा, पहला ऑप्शन है 1902, दूसरा 1910, 1911 और 1912। नाभिकीय सिद्धांत का यहां पर मतलब हुआ कि जिस तरीके से सूर्य सेंटर में होता है और सूर्य के चारों ओर बिल्कुल सारे ग्रह जो 8 ग्रह है अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अपनी कक्षा में चारों ओर से घूमते हैं, उसी तरीके से रदरफोर्ड का ये एक मॉडल डेवलप किए रदरफोर्ड, और इसमें सूर्य का जो सिद्धांत, सूर्य के चारों ओर जो ग्रह जो घूमते हैं उसका कंसेप्ट नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के घूमने की प्रक्रिया से करते हैं। और ये इसके तहत ये अस्थायित्व की बात होती है कि जो भी अस्थायित्व होगा अपने ऑर्बिट में घूमेगा, और उस तरीके से सेल अलग अलग सेल में अलग अलग कक्षा का निर्माण करता है, और उसी से सेल की बात होती है, सेल का कंसेप्ट सामने आता है। तो यहां क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड ने नाभिकीय सिद्धांत की बात हो रही है, तो नाभिकीय सिद्धांत की जब बात हो रही है डेफिनेटली ये कंसेप्ट आ गया। तो इसमें आंसर क्या होगा, इसमें आंसर होगा 1911। अगला क्वेश्चन है, एक मोल होता है, याद रखिएगा, एक मोल में अगर 6.022 इंटू 10⁻23 दिया हुआ है तो आप वहां पर फ्रस्ट्रेट नहीं होइएगा। वो अगर ऑप्शन रहेगा तो वही बनाइएगा, लेकिन एग्जैक्ट जो होता है उसका आंसर 6.023 गुने 10⁻23 होता है। ये होता है अगर ये ऑप्शन नहीं रहेगा और अगर दे दिया ऑप्शन में 6.02 गुने 10⁻23 अगर दिया रहेगा तो ये भी बना सकते हैं, या 6.022 गुने 10⁻23 रहेगा, ये भी बना सकते हैं। तो नंबर 1 पोजीशन पे सबसे ऑथेंटिक, सबसे सही ये होगा। अगर इसके जगह पर या तो ये रहेगा या ये रहेगा तो आप यहां पर कंफ्यूज नहीं होइएगा और वहां पर दे दीजिएगा। हालांकि ये एवोगैड्रो नंबर को फॉलो करता है, 6.02 10⁻23 या 6.02 गुने 10⁻23, लेकिन अणु, परमाणु और आयन का जो कंसेप्ट आता है एग्जैक्टली 6.023 गुने 10⁻23 पर आता है। तो इस रूप में इस चीजों को आपको ध्यान रखना है। अगला है सम न्यूट्रॉनिक में होते हैं, सम न्यूट्रॉनिक, याद रखिएगा न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी, लेकिन सब न्यूट्रॉनिक में होते हैं। देखिए क्या होता है, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों समान, गलत है। परमाणु संख्या और परमाणु संख्या समान जबकि द्रव्यमान संख्या भिन्न, यह भी गलत है। परमाणु संख्या भिन्न जबकि द्रव्यमान संख्या समान, यह भी गलत है। याद रखिएगा परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न होगा, ये भिन्न होगा, लेकिन न्यूट्रॉन की जो संख्या होगी वो समान होगी। तो सम न्यूट्रॉनिक और सम इलेक्ट्रॉनिक का कंसेप्ट को आपको याद रखना है। समस्थानिक और समभारिक में तो अक्सर लोग याद रखते हैं कि परमाणु संख्या समान, परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, समस्थानिक कहलाता है, और परमाणु भार समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होता है तो वह समभारिक कहलाता है। लेकिन ये कंसेप्ट आपको याद रखना है सम न्यूट्रॉनिक में कि न्यूट्रॉन की संख्या समान तो होती है, लेकिन भिन्नता के क्षेत्र में कौन कौन भिन्न होते हैं, तो परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न होगा। अगला है न्यूट्रॉन की संख्या होती है द्रव्यमान की संख्या जोड़ प्रोटॉन की संख्या, द्रव्यमान की संख्या के बराबर, द्रव्यमान की संख्या माइनस परमाणु की संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा द्रव्यमान की संख्या माइनस परमाणु की संख्या होगा। आंसर इसका जो है द्रव्यमान की संख्या के बराबर, यहां पर क्या होगा, द्रव्यमान की संख्या माइनस परमाणु की संख्या होगा, यह होगा।
एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर आपको देता है कि सोडियम है और सोडियम का परमाणु संख्या नीचे लिखाता है और परमाणु भार जो है 23 होता है, अगर आपको इसमें न्यूट्रॉन की संख्या पूछता है तो कुछ नहीं, परमाणु द्रव्यमान में से आप परमाणु संख्या को माइनस कर देते हैं और 23 में से 11 घटा देते हैं तो कितना हो जाता है, 12 हो जाता है, और यही आपका न्यूट्रॉन की संख्या होती है। Ca तत्व के कोड इलेक्ट्रॉन हैं। कोड इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है इनर मोस्ट ऑर्बिट, और जो बाह्यतम कक्षा में होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो देखिए, ये कैल्शियम की बात हो रही है। कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम का जो है, कैल्शियम है जिसका परमाणु संख्या जो होता है वो 20 होता है, और 20 होता है, इसको जब आप KLM में लिखिएगा तो KLMN में लिखिएगा तो 2 8 8 2। याद रखिए, न्यूक्लियस के पहले सेल में जो होता है वह 2 इलेक्ट्रॉन में ही जो है अस्थायित्व को प्रदान करता है, बाकी में 8 इलेक्ट्रॉन होना एकदम जरूरी है। अगर 8 नहीं रहेगा तो अस्थायी नहीं होगा। तो ये जो आपको है सभी के सभी बाहरी कक्षा वाला, लास्ट वाला छोड़ करके, इसको आप बोलते हैं क्या, कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो कितना हुआ, 8 8 10 8 8 16 2 18। तो याद रखिए इसमें क्या होगा, 18 आंसर हो जाएगा।